हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर। इन दिस विल टॉक अबाउट लॉजिक बिल्डिंग। एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट का लॉजिक कैसे बनाते हैं, क्या सोचना होता है, कैसे प्रॉब्लम को ब्रेक करते हैं और कोड करते हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड, कि आपने कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले देखी हुई है, पहले सॉल्व की हुई है, बट अब दोबारा आपके सामने वो आई है तो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, उसका लॉजिक भूल चुके हो या दोबारा नहीं बना पा रहे हो, उसके बारे में बात करने वाले हैं। या फिर एक प्रॉब्लम है जो आप 3 दिन से ट्राई कर रहे हो सॉल्व करने का, अभी भी सॉल्व नहीं हो रही है, या फिर आपने सोल्यूशन भी देख लिया, आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि यार क्या है। तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को कितना टाइम देना है वो डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 11 पॉइंट्स मैं आपको देने वाला हूं ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की जर्नी, लॉजिक बिल्डिंग की जर्नी बहुत आसान हो जाए, बहुत स्मूथ हो जाए और एक डायरेक्टेड वे में चीजें मिलेंगी ताकि चीजें आपको इफेक्टिव लगें। तो स्टार्ट करते हैं। पहले पॉइंट की बात करते हैं जो कि है कॉन्सेप्ट पर पकड़। आपको पकड़ बनानी पड़ेगी बहुत तगड़े लेवल की। अब भैया कॉन्सेप्ट आपको पकड़ बनाने के लिए बोल रही हो तो बड़ा बेसिक सा पॉइंट है, कुछ खतरनाक बताओ। तो देखो, बहुत बेसिक पॉइंट है, पर इसको ध्यान से ब्रेक करते हैं। कोई इंस्टीट्यूट है जो 10,000 20,000 25,000 कोर्स भेज रहा है, इसमें आपको डीएसएल को पढ़ना, वो सिखा रहा है। उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि 2 महीने आपको डीएसएल को आ गई, आप कॉन्फिडेंट हो गए कि हाँ यार मैं डीएसएल को कर लूंगा। ऐसा क्या बताया उन्होंने आपको? कॉन्सेप्ट जब वो पढ़ाते हैं तो उन्होंने बताया कि बाइनरी सर्च ये होती है, उसको ब्रेक डाउन करते हैं कि ये बाइनरी सर्च है। आपने समझ ली पहली चीज कि कॉन्सेप्ट क्या है। सेकंड, बाइनरी सर्च के एप्लीकेशंस ये हैं, आप लोअर बाउंड निकाल सकते हो, आप सर्च कर सकते हो, आप अपर बाउंड निकाल सकते हो, आप नंबर ऑफ ऑकरेंस निकाल सकते हो, वगैरह वगैरह। एप्लीकेशन आपको पता लग गई। थर्ड चीज, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर 3-4 5 क्वेश्चन वो सॉल्व करवा देते हैं, उनका कोड भी खुद ही कर देते हैं। तो क्या हुआ, आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, आपको एप्लीकेशन पता लग गई और उन्होंने आपके सामने कोड भी कर दिए कुछ क्वेश्चन, आपको बोलते कि आप भी ये कोड करना घर जाके। वो आपने हैंड्स ऑन प्रैक्टिस किया, आपको समझ में आ गया कि आपको दिमाग को लग रहा है कि हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ बाइनरी सर्च में, अब मुझे करना आ गया है। तो कॉन्सेप्ट पर पकड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सेम चीज वो 20,000 कोर्स में भी हो रही है। तो अब आपके ऊपर है 20,000 देने हैं या खुद घर बैठे करना है। पहली चीज समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट पर पकड़। सेकंड चीज, जब तैयारी कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, अब क्वेश्चन किस तरीके से चलने चाहिए यहाँ पे हमें फॉलो करनी है बुर्ज खलीफा अप्रोच। इसमें क्या होता है, बुर्ज खलीफा कैसे बनती है, नीचे से ऊपर की तरफ जाती है और नीचे मोटी होती है, ऊपर पतली होती जाती है। क्या होता है, नीचे आपको जो ब्लॉक है वो ज्यादा ब्रॉड होता है, ऊपर वाला ब्लॉक जो है थोड़ा कम ब्रॉड होता है, सबसे ऊपर वाला सबसे कम ब्रॉड होता है। सबसे नीचे जो मोटा ब्लॉक है वो आपका इजी ब्लॉक, जहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रहने वाले हैं और यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। फिर ऊपर जाएंगे मीडियम में नंबर क्वेश्चन थोड़े से कम हो जाएंगे और हार्ड जाएंगे, हार्ड में थोड़े क्वेश्चन और कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब एग्जांपल के लिए अगर 10 क्वेश्चन मुझे करने हैं तो मैं बिल्कुल बिगिनर 5 से स्टार्ट में 5 इजी मैंने कर लिए, कॉन्फिडेंस गेन किया, एक्सपीरियंस गेन किया। मीडियम करने गया 3 मीडियम मैंने कर लिए, फिर हार्ड के 2 मैंने कर लिए। तो 5-3-2 ये मेरा रेशियो रहने वाला है। ज्यादातर लोग ये यूज करते हैं, बाकी अपना कस्टम रेशियो बना सकते हो। तो बुर्ज खलीफा अप्रोच का मतलब है कि आपको पहले इजी करना है, फिर मीडियम करना है, फिर हार्ड करना है। भैया तो बहुत सिंपल चीज बताइए आपने, ध्यान समझो इस चीज को। लोग गलती क्या करते हैं कि भैया मैं हैकर रैंक क्वेश्चन कर रहा था, हो रहे थे, मैं जैसे कोड फोर्सेस पे गया खत्म, कुछ नहीं हो रहा मुझसे। गलती क्या कर रहे हो कि आप इजी के बाद सीधा हार्ड चले गए। इजी करना है, फिर मीडियम करना है, फिर हार्ड करना है। कोड फोर्सेस कर रहे हो तो लेवल ए पहले करना है, फिर लेवल बी करना है, फिर लेवल सी करना है। सीधा ए के बाद सी करने मत बैठ जाना कि मेरे तो पिछले 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, अब बी करने की नीड नहीं, सीधा सी कर लेता हूँ। नहीं, लेवल स्किप नहीं करना है। वो लेवल स्किप करने की वजह से आपके लॉजिक बिल्ड नहीं हो रहे हैं। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने हैं ताकि आपको क्वेश्चन आए तो ऐसा डर ना लगे कि मैंने तो कुछ कर ही नहीं रखा। आपको हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट, कंसिस्टेंसी। ये तो सुन के थक गए होंगे आपकी, भाई हर कोई पका रहा है कंसिस्टेंसी कर करके। ध्यान समझते हैं, कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन आपको बताता हूँ यार। आपने प्लान किया कि मेरे को हर दिन 4 से 5 क्वेश्चन करने हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जब आपके पास टाइम नहीं होगा, जब आप कहीं जा रहे होगे, कुछ इंपॉर्टेंट काम आपको करना होगा, उस दिन भी एटलीस्ट मैं एक क्वेश्चन करूंगा। उस दिन भी एटलीस्ट मैं एक कोडिंग का कोई आर्टिकल पढ़ लूंगा। उस दिन भी एटलीस्ट जो नोटबुक मैंने बनाई है उसके पन्नों को पलट कर रिवीजन कर लूंगा, बट उस दिन खाली नहीं जाने दूंगा। ये कंसिस्टेंसी होती है। 5 क्वेश्चन आप नहीं कर पाए कोई बात नहीं, बट आपने वो दिन जीरो नहीं जाने दिया। जीरो से ज्यादा होना चाहिए, वो 0.1 होगा चलेगा, बट जीरो नहीं चलना चाहिए। ये आपकी कंसिस्टेंसी है। भैया ठीक है, मोटिवेशन सुनने में अच्छी लगती है, प्रैक्टिकल चीज बताओ। अच्छा, 4 तरीके बताता हूँ आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के। पहला, अगर आपको मजा आ रहा है तो मुझे रीजन बताने की जरूरत नहीं है, आपकी कंसिस्टेंसी अपने आप मेंटेन रहेगी। सेकंड, आपको वो रीजन ढूंढना है कि आपने स्टार्ट क्यों किया था, प्रोग्रामिंग करने बैठे थे, क्यों करने बैठे थे। ये क्योंकि रमेश भी कर रहा था, नहीं, ये रीजन नहीं हो सकता। रीजन ढूंढो क्यों किया था और फिर दोबारा वो पुश करेगा रीजन आपको कि हाँ चल दोबारा करते हैं। थर्ड, रिवॉर्ड योरसेल्फ। अपने आप को रिवॉर्ड करो कि 2 हफ्ते से मैं लगातार कोडिंग कर रहा हूँ, 2 हफ्ते से मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा हूँ, गर्लफ्रेंड से नहीं मिला हूँ, अब एक डेट फिक्स कर लेता हूँ, उधर घूम घाम के आते हैं। तो ये आप रिवॉर्ड करो। मैंने जूते नहीं लिए प्रीमा के, मुझे खेलने जाना फुटबॉल, करते हैं। रिवॉर्ड करो, पुश मिलेगा, ड्राइव मिलेगा और आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, कंसिस्टेंसी मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा गर्लफ्रेंड बनाओगे तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। मैं कह रहा हूँ कि रिवॉर्ड करो। रिवॉर्ड हर किसी का अलग अलग होते हैं, तुम्हारी मर्जी है क्या करना है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कामयाब जो पॉइंट है वो ये कि हमारे पेरेंट्स ने हमें बचपन में दिया था डर। बेटा ये नहीं करोगे तो ऐसे बन जाओगे,
बेटा वो नहीं करोगे तो वैसे बन जाओगे। तो ये डर अपने आप को दो कि भाई अगर ये नहीं करेगा तो जो क्लास का टॉपर है उसको हरा नहीं पाएगा। सिंपल लॉजिक है भाई। मैं ये नहीं बोल रहा उसको नीचे गिराना है, मैं ये कह रहा हूँ अगर वो टॉपर 20 स्कोर कर सकता है 20 में से, तो आपका होना चाहिए मैं 20 में से 25 स्कोर कर दूंगा। इस लेवल की चीज दिमाग में लेके चलोगे तो ही हरा पाओगे, नहीं तो वो टॉपर यार वो टॉपर इसलिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डाला हुआ है। अगर आप 5 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, अगले दिन 6 कर पाओगे तभी मजा आएगा ना यार। वो टॉपर इतने आराम से हारेगा नहीं, उसको हराना है तो कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट जो कि है पजल्स का। पजल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि कोडिंग क्या होती है, कोडिंग होती है कॉम्बिनेशन ऑफ मैथ्स, सिंपल मैथ्स प्लस थिंकिंग एबिलिटी। मैथ्स तो नॉर्मल हम सबको आती है, कोई दिक्कत नहीं है। थिंकिंग एबिलिटी सबके अंदर नहीं होती उस लेवल की। वो कैसे आएगी, प्रैक्टिस करने से। पजल सॉल्व करो, पजल सॉल्व करने से आपका थिंकिंग प्रोसेस जो होता है बहुत इंप्रूव होता है। एग्जांपल के लिए एक पजल होती है जिसमें 1000 बॉटल्स होती है, किसी बोतल में जहर वगैरह कुछ होता है, और एक चूहा होता है, उसको आप 24 घंटे में मर जाता है, ऐसा कुछ कुछ होता है। आप देखना पजल जीएफजी के ऊपर, गिग्स फॉर गिग्स के ऊपर। तो पजल सॉल्व करने से आपका जो माइंडसेट है, आपके जो थिंकिंग एबिलिटी है, थॉट प्रोसेस है, बहुत इंप्रूव करेगा। आप कोडिंग की टर्म्स में सोच पाओगे कि मुझे ये डीएस का कॉन्सेप्ट आता है, मुझे ये एल्गो कॉन्सेप्ट आता है, और मेरी थिंकिंग एबिलिटी जबरदस्त है। अब मुझे बस प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये दोनों चीजें मिला के डाल देनी, खत्म। इतना कर दिया आप कोडर आदि बन गए, ब्रो मजा आ गया, बस शानदार, बाय बाय टाटा। ठीक है, ये समझ गया। बात करते हैं पांचवें पॉइंट की जो कि हिंट्स। हिंट को हमने अपना दुश्मन मान लिया है, दुश्मन नहीं मानना है। हिंट हमारा सबसे प्यारा दोस्त है यार, जो हमें कभी धोखा नहीं देगा। हिंट को ये मत समझो कि मैंने हिंट देख लिया तो मुझे कुछ आते नहीं, मतलब बेकार हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जब बिगिनर होते हो तो आपको हिंट ज़्यादा देखनी पड़ती है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज करते जाओगे, चीज़ें लर्न करते जाओगे, कॉन्सेप्ट सीखते जाओगे, तो आपके हिंट देखना कम होता जाएगा। पर हिंट देखो, शुरू में देखो यार, वही चीज़ आपको आगे लेके जाएगी। तो डीमोटिवेट होकर शुरू में छोड़ दोगे, छोड़ना नहीं है। हिंट भले ही देख के कर लिया, पर करना है क्वेश्चन सॉल्व। ये ना सुनने को मिले कि मैंने करा ही नहीं भैया, होता ही नहीं, ना 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 बेटे ना, ऐसे नहीं। हिंट देख लो, एडिटोरियल पूरा देख लो, सोल्यूशन पूरा देख लो, बट क्वेश्चन करके जाना है। आए हो तो करके जाओगे। तो ये चीज दिमाग में रखनी है जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जीएफजी में आपकी हिंट्स होती हैं, कोड फोर्स पे डिस्कशन फोरम पे आपको हिंट मिल जाएगी, स्पॉज में कमेंट सेक्शन में आपको हिंट मिल जाएगी, लीड कोड के एडिटोरियल में सब मिल जाएगा आपको। तो जब एडिटोरियल देख रहे हो, सोल्यूशन देख रहे हो, एल्गो देख रहे हो, तो ये मेक श्योर करने के एक स्टेप देखा और छुपा लिया बस, और नहीं। बाकी मैं खुद सोचूंगा ना भाई, खुद अपना दिमाग भी लगाना है हमें। तो हिंट दोस्त है, दुश्मन मत मानो उसको। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, जो कि टेक इट स्मूथ। आराम से चलते हैं, जल्दी किस बात की है। इस चीज को हम जॉगिंग की तरह करने वाले हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4। इसको हम यूसेन बोल्ट नहीं बनेंगे, ये नहीं कि वो 15 मिनट के लिए गया हुआ, ऐसा नहीं करना है। आराम आराम से लेके चलो, धीरे धीरे जाएंगे और जबरदस्त करके आएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपको 450 क्वेश्चन मैं देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आपको ये 450 क्वेश्चन करने हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि भाई 450 बाय 450 स्कोर करना है मुझे, नहीं। इसका मतलब ये कि अगर मैं 450 में 200 क्वेश्चन भी कर लेता हूँ, तो उन 200 क्वेश्चन में जो स्किल लगी है, उन 200 क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट मिला है, वो मैंने रिटेन किया है नहीं किया, क्या उससे मैंने कुछ लर्न किया है नहीं किया, क्या मेरी स्किल इंप्रूव हुई है कि नहीं हुई। मुझे नंबर इंप्रूव नहीं चाहिए कि भैया मैंने 450 में 450 कर लिया, वो नहीं चाहिए। मुझे ये चाहिए कि आपने 450 करने का ट्राई किया, उसमें जितने भी क्वेश्चन किए हैं उससे जो जो कॉन्सेप्ट मिल सकता था आपको वो आता है। आपको पता है केडेन एल्गोरिथम कैसे काम करती है, आपको पता है 2 पॉइंटर अप्रोच क्या होती है, आपको पता है कि कॉम्प्लेक्सिटी कैसे मुझे कम करते जाना है। इस चीज पर हमें काम करना है। ब्रूट फोर्स को ऑप्टिमाइज कैसे बनाना है, उस चीज पर काम करना है, रादर देन 450 बाय 450 नहीं, वो चीज नहीं। कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है, नंबर पर फोकस नहीं करना है। नंबर फोर्शन मैटर नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट मैटर करेगा। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 7। बहुत फ्रीक्वेंट मिस्टेक यहाँ पे क्या होता है कि भैया मैंने 1 महीने पहले सेम लार्जेस्ट बीएसटी इन ट्री करा था, बट अब मैं दोबारा ट्राई कर रहा हूं तो नहीं हो रहा, सब भूल गया मैं कैसे किया था मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या गलती कर रहे हैं, हमें रिवीजन करनी है। मुझे 1.5 साल से ज्यादा हो गया वीडियोस बनाते हुए कोडिंग के ऊपर। आपको एक नोटबुक रखनी है, वो स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, मैं पहले ही बहुत बार बताया मैंने। अब जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मेरे डीपी में हाथ बहुत टाइट था भाई, डीपी वाले क्वेश्चन होते ही नहीं थे, तो मैंने क्या किया, टारगेट बनाया कि 150 क्वेश्चन डीपी का सॉल्व करूंगा, फिर मैं चैंप बन जाऊंगा। ठीक है, इसमें मैंने 110 120 किया और मुझे लगा मैं चैंप बन गया। तो मैंने क्या किया, एक नोटबुक बनाई, डीपी स्टार्ट की, जो भी मुझे लगा कि मैंने हाँ ये ऐसे कर लेता हूँ, उसके पीछे लिखा कि मैंने ये क्यों सोचा और ये कैसे सोचा, वो लिख दिया। ठीक है, एक बार आपने लिख दिया, आपके दिमाग को पता लग गया कि अच्छा बेटे ऐसे करते हैं क्या। तो ऐसे करके एक नोटबुक बनाई, वहां पे वो 110 120 जो क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें से मैंने 40-50 क्वेश्चन यहाँ पे लिख के पूरे लिख डाले। तो उसके बाद डीपी का जब कोई क्वेश्चन आता था, तो पहली चीज मेरे को डर नहीं लगता था, क्योंकि मैंने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। सेकंड चीज कि मैं वो नोटबुक को हर 10 दिन बाद रिवाइज कर रहा हूँ कि अच्छा ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल फ्रेश है यार। मेरे सामने क्वेश्चन आएगा तो मैं सोचना भी नहीं पड़ेगा, फटाक से आएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं रट्टे मारूं, रट्टे मारना नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है कि कोई भी चीज आपकी वीकनेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको लगा कि ये कुछ क्वेश्चन मुश्किल है भाई, इसकी अप्रोच निकालने में मजा आ गया, बहुत दिमाग बड़ा प्यारा लगा है, तो उससे आप लिख लो यार। ठीक है, क्योंकि दोबारा आप सोचने बैठोगे, ये हो सकता है कि वो 10 मिनट दोबारा आपके एक्स्ट्रा खा जाए वही अप्रोच सोचने में। और आप रिवीजन करते फिरोगे तो वो 10 मिनट की जगह 1 मिनट लगने वाला है। आपके ऊपर है कि आपको 10 मिनट में करनी है, 1 मिनट में करनी है। मैं रट्टे मारने को नहीं कह रहा हूँ, रिवाइज करने को कह रहा हूँ, सिंपल चीज। हमें ये चीज समझ में आ गई है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में।
अगला पॉइंट है टाइम इज इंपॉर्टेंट। टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने क्वेश्चन को ये नहीं कि 3-4 दिन तक घसीटते जा रहे हो, नहीं हो रहा नहीं हो रहा, करूंगा। एक सेम क्वेश्चन था गूगल इंटरव्यू का, चिकन वाला था वो, कुछ में कि बुलडोजर होता है, एक चिकन होता है, वो भागता रहता है, बुलडोजर पकड़ता है, ऐसा कुछ था, याद नहीं मुझे भी याद है। मैंने 4 दिन लगाए उस क्वेश्चन करने में, 4 दिन तक नहीं हुआ वो, मैंने छोड़ दिया वो। आपको करना क्या होता है, आपको लिमिट देनी पड़ेगी कि भाई मैं हर क्वेश्चन की अप्रोच सोचने में 1 घंटा दूंगा, या आपने नॉर्मल अप्रोच लगा दी कि हर क्वेश्चन में 1 घंटे में हो जाना चाहिए। बट एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपको पता लगे गूगल का आएगा, अब तो करना पड़ेगा। आपने 2 घंटे दिए, 3 घंटे दिए, 1 दिन पूरा चला गया, 2 दिन पूरे चले गए। आपको एक लिमिट सेट करनी पड़ेगी यार, कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे गूगल में आया हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट में आया, अमेजोन में आया हो, कहीं भी आया हो, मैं इस क्वेश्चन में 4 घंटे से ज्यादा अप्रोच सोचने में नहीं लगाने वाला। एग्जाम्पल, आपको डिसाइड करना है कि आप कितना टाइम देने वाले हो, ठीक है, क्योंकि हर किसी का अलग टाइम टेबल होता है। तो आपको डिसाइड करो कि इस लिमिट में हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो किसी और समझने का ट्राई कर लूंगा, नहीं तो एडिटोरियल देख लूंगा, सोल्यूशन देख लूंगा, समझ में आ गया ठीक है, नहीं आया छोड़ दूंगा, ड्रॉप कर दो, ठीक है। ये टाइम बर्बाद नहीं करना, क्योंकि उस क्वेश्चन में टाइम बर्बाद करो या फिर उस क्वेश्चन को छोड़ के 15 क्वेश्चन और कर लो, तो मेरे हिसाब से 15 क्वेश्चन और करना ज्यादा बेटर है, rather than एक के पीछे पड़े रहो, वो बेवकूफी है। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वाइजली यूटिलाइज करना है। अगले पॉइंट की बात करते हैं जो कि पॉइंट नंबर 9। यहाँ पे एक इंटरव्यू मैंने बहुत पहले किया था यार, अभी 7-8 महीने हो गए शायद, सौरभ के साथ, जो कि डी शो में प्लेस्ड हुआ था। तो वहां पर मैं डिस्कस करके पेयर प्रोग्रामिंग क्या होती है। अब मैं आपको अपनी डेफिनेशन बताता हूँ कि मैंने पेयर प्रोग्रामिंग कैसे की थी, ताकि आपको समझ में आए। मेरे लिए पेयर प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन ये है यार कि एक दोस्त हो आपका, जिसके साथ आप बैठ के कोडिंग करते हो, बैठ के मतलब ये नहीं कि साथ बैठे हो, वो बंदा अपने घर में कोडिंग कर रहा है, आप अपने घर में कोडिंग कर रहे हो। बस करना इतना है कि 10 मिनट की आपको अपडेट लेनी है, शाम को आपने फोन किया और भाई क्या हाल चाल, कितने क्वेश्चन कर लिए। जब उसने आपको बताया कि मैंने 7 क्वेश्चन किए हैं और आपने सोचा कि भाई मैंने तो सिर्फ 5 ही कर पाया हूँ, तो वो जो हेल्दी कंपटीशन है ना, आपको वो 5 से 7 पर लेकर जाएगा। और जब आप 7 पर जाओगे वो बोलेगा यार मैंने 8 कर लिए हैं, वो और ऊपर लेकर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों बंदे साथ में ग्रो कर रहे हैं। कभी आप ज्यादा क्वेश्चन करोगे तब वो बंदा एफर्ट मार के और ऊपर उठेगा, फिर वो आपसे ज्यादा कर लेगा, फिर आप एफर्ट मार के आप उससे ऊपर उठोगे। तो ये पेयर प्रोग्रामिंग वाली चीज है, ये चीजें क्विक बना देती हैं, ये हेल्दी कंपटीशन लाती है। जो कंसिस्टेंसी हमने तीसरे पॉइंट में डिस्कस किया था वो यहीं से आएगी, ड्राइव करेगी आपको कि यार साथ में कर रहे हैं, फ्लो बना पड़ा है, टूटने नहीं देना और एफर्ट मारता जाना है, ठीक है। इस चीज पर काम करना है। पेयर प्रोग्रामिंग मेरे लिए ये है। बच्चों का एक्सक्यूज क्या भैया, जो मेरे लेवल का बंदा नहीं मिल रहा मुझे ना, वो मेरे लेवल का बंदा मिलेगा तब मजा आया कोडिंग करने में। देखो यार ढूंढो, मिलेगा, आपकी क्लास में मिल सकता है, बात तो करो। आपको यूट्यूब पर ये वीडियो कमेंट में डालोगे कि मुझे पेयर प्रोग्रामिंग करनी है, कोई इंटरेस्टेड है, आपको वहाँ लोग मिल जाएंगे, ईमेल आईडी शेयर कर लेना अपने आपस में। आप टेलीग्राम ग्रुप पर आ जाओ मेरे, वहाँ पर आपको लोग मिल जाएंगे, वहाँ पूछ सकते हो, ठीक है। आप कोड फोर्स के डिस्कशन फोरम पे जाके बोल सकते हो कि मुझे पेयर प्रोग्रामिंग करनी है, वहाँ पे आपको दोस्त मिल जाएंगे। तो तरीके बहुत हैं पेयर प्रोग्रामिंग करने के, आपका मन होना चाहिए बस करने का। अब एक तरीके का बच्चा ऐसा भी होता है, भैया मैं हूँ 1 मैन आर्मी, मेरे को पेयर वेयर की नीड नहीं है, और कुछ बताओ। तो उनके लिए मेरी एडवाइस है यार कि 1 मैन आर्मी तो आप ठीक हो, बहुत जबरदस्त, बट आपको हैकर का ना 1:1 वाला जो फीचर है, जहाँ वर्सेस मोड में आप खेलते हो कि एक क्वेश्चन आया, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई, दोनों आप कोड कर रहे हो, 30 मिनट की टाइम विंडो लगी और खटाखट खटाखट खटाखट, ठीक है। तो वो उस चीज पे काम चल रहा है, वो आप जरूर ट्राई करना, उससे बहुत मजा आता है। इससे क्या होता है कि आपकी स्पीड बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है, क्योंकि आप बहुत ही कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट के अंदर कोड कर रहे हो, तो बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस आएगा। स्टार्टिंग में इजी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाते हो उनका जो स्टैंडर्ड है, उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है बढ़ती जाएगी, और आपको सॉल्व करने में मजा भी आएगा और इंप्रूव भी करोगे। तो ये मेरा एडवाइस आपके लिए होगा। पॉइंट नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट, विनर्स के बारे में बात करने वाले, जो लोग जीत रहे हैं, जो लोग टॉपर्स हैं, जो लोग खतरनाक कोडर्स हैं, वो ऐसा क्या कर रहे हैं। उसने भी वही एरे स्ट्रिंग सब कुछ पढ़ रखा है, आपने वो सेम पढ़ा हुआ, बट वो बंदा अच्छा कैसे कर रहा है वो कैसे पता लगेगा। हमें उसके दिमाग में घुस के देखना पड़ेगा कि भाई तू ऐसा क्या कर रहा है, बता, हमें बता। वो कैसे करेंगे, आप उसके सोल्यूशन को पढ़ने वाले हो। जब आपने उसका सोल्यूशन पढ़ा तो आपको पता लगा अच्छा बेटे ऐसे करते हैं क्या। कुछ लोग मैक्रोज का यूज करते हैं कि बहुत सारे फंक्शंस हैं कि भाई ये सेगमेंटेड सी पहले बना के डाल दिया, बस आपको एक कॉल मारने और आपका आउटपुट आ गया, जीसीडी कॉल मारने आउटपुट आ गया, सेगमेंटरी कॉल मारने आउटपुट आ गया। ऐसे आप देखते हो आपको पता लगता है कि अच्छा यार ये भी कर सकते थे क्या। तो ऐसे आप चीजें सीखते हो नई नई। कभी कभी ये होगा कि जो सोल्यूशन एडिटोरियल में दे रखा है, मान लो कि n² दे रखा है, और ये जो बंदे हैं तगड़े कोडर्स हैं, जिनके टॉप सबमिशन में आता है, एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम होता है, इनके पास कभी कभी सोल्यूशन ऐसा होता है, ऐसा बना देते हैं ये कि जो एडिटोरियल वाला उससे भी कम कॉम्प्लेक्सिटी में करते हैं कि n log n में कर दिया, O of n में कर दिया। तो टॉप सोल्यूशन डेफिनेटली देखो, आप सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और आपने कोई सोल्यूशन बनाया, आपको लगा स्ट्रिंग से कर सकता हूँ ब्रूट फोर्स में, और ऑप्टिमाइज करने के लिए सेट से कर सकता हूँ, आपने बोला कि इसके अलावा नहीं हो सकता। और जब आपने टॉप सबमिशन देखा तो हाँ भाई ने बिट मैनिपुलेशन यूज की थी, आपको लगा कि हाँ भाई सोच ही नहीं सकता था मैं। तो ऐसे आपके नए नए द्वार खुलेंगे, आपके दिमाग में जो ब्लॉकेज है वो हट जाएगी और नई नई चीज़ें खुलने लग जाएगी। तो ये चीज़ हमें करनी है, इन चीज़ों से सीखना है। एक नॉर्मल बच्चे में, एक टॉपर बच्चे में फर्क इतना होता है कि जब आप कॉन्टेस्ट देते हो, कॉन्टेस्ट मान लो 4 क्वेश्चन का है, दोनों बच्चों ने 3-3 क्वेश्चन कर लिए, तो आप ये सोच के खुश होगे मैंने 3 कर लिए, और वो बंदा खुश नहीं होगा। वो क्या कर रहा होगा, कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद ही चौथा क्वेश्चन करने बैठाएगा, और जब तक वो खत्म नहीं होगा बंदा उठेगा नहीं। तो वो जो एक्स्ट्रा बिट ऑफ एफर्ट वो डाल रहा है ना, वही उसको टॉपर बनाता है। टॉपर बनना है, बनाना
खतरनाक बनना है तो आपको एक्स्ट्रा बिट ऑफ एफर्ट डालना पड़ेगा। कोई बंदा 3 घंटे पढ़ रहा है, आपको 4 पढ़ना पड़ेगा, कोई 8 घंटे पढ़ रहा है, आपको 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। वो जो एक्स्ट्रा बिट ऑफ एफर्ट है वो किसी बंदे को दिखेगा नहीं, सब बोलेंगे पता नहीं कैसे कर रहा, लक है, लकी है ब्रो। वो एक्स्ट्रा बिट ऑफ एफर्ट ही उस बंदे को ऊपर लेके जाता है। मेरे दोस्त ऐसे ऐसे यार करोड़ों रुपये कमा के बैठे हैं, और सिंपल लॉजिक ये है कि बहुत लोग उनको बोलते हैं कि यार हवा है इसकी, तो बस ये तो बस लकी है। बट असलियत में क्या है कि वो बंदे अल्टीमेट एक्स्ट्रा बिट ऑफ एफर्ट डाल रहे हैं यार, ठीक है, तभी इतने ऊपर पहुंचे हैं वो। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि टॉपर और नॉर्मल में क्या डिफरेंस होता है। अब लास्ट पॉइंट और प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी आपको मैं बताने वाला हूँ, जो कि मेरे को खुद एक एनएसआईटी के बच्चे ने बताई, 4th ईयर का बच्चा था। और बहुत ही प्यारी बात करी यार उसने बोला कि भैया मैंने हर वीक को ना डिफाइन किया हुआ है, मैं इस हफ्ते एरे करूंगा, इस हफ्ते स्ट्रिंग करूंगा, इस हफ्ते ट्री करूंगा, इस हफ्ते इंग्लिश करूंगा। बट मेरा एक गोल होता है, मैं हर दिन जो भी टॉपिक चल रहा है, मान लो इस हफ्ते मैं एरे करने वाला हूँ, तो मेरा हर दिन का ना एक रैंडम टॉपिक वाला क्वेश्चन मैं उठाता हूँ। जैसे मैं एरे कर रहा हूँ, मैंने मान लो कि आज के दिन ग्राफ का टॉपिक उठा लिया, मैंने ग्राफ को भी पढ़ने रखी मान लो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मैं एरे क्वेश्चन तो करूंगा, जो मेरा गोल है वो तो मैं फुलफिल कर रहा हूँ हर दिन। एक रैंडम टॉपिक उठा के सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, उस टॉपिक को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट समझने बैठूंगा, मुझे समझना है कि ग्राफ होता क्या है, फिर मैं समझूंगा ग्राफ को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, फिर समझूंगा उसकी एप्लीकेशन क्या क्या होती है। उसके बाद जाके मैं उस क्वेश्चन को पकड़ता हूँ, उसको सॉल्व करने में भी मुझे कम से कम 2-3 घंटे लग जाते हैं। इससे क्या होता है कि मेरा जो दिमाग है ना कचरा नहीं भरता उसमें, मेरे लिए हर टॉपिक जो है मेरी स्ट्रेंथ है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं बोलूँगा यार डीपी नहीं आती, डीपी के अलावा सब कुछ तगड़ा ना, मेरा हर टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मैं हर दिन एक रैंडम क्वेश्चन उठाता हूँ और उस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए हर दिन नई लर्निंग करता हूँ। मेरा दिन जो है कभी भी ऐसा नहीं जाता, मेरा दिन हमेशा ऐसा जाता है। तो इस चीज़ पर काम करना है, हम भी स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं कि हर दिन हम एक एटलीस्ट एक रैंडम क्वेश्चन उठा लें। टाइम पक्का लगेगा भाई, 2 से 3 घंटे एटलीस्ट लगेंगे, बट ग्रोथ जिस लेवल की होगी मजा आ जाएगा। तो यही वो चीज़ें यार जो फर्क लाती हैं नॉर्मल बच्चे में, टॉपर में, सिंपल बच्चे में, खतरनाक बच्चे में। आपके ऊपर है कि आपको कंफर्ट जोन में रहना है या फिर आपको वो 2-3 घंटे का एक्स्ट्रा बिट ऑफ एफर्ट अभी डालना है। से ये आपकी कोडिंग की बात करूँ, लाइफ में भी सेम चीज़ है यार। नॉर्मल एक स्टैंडर्ड हर कोई एफर्ट डाल रहा है 7 घंटे 8 घंटे 7 घंटे 8 घंटे, जब इस 7 को आप 17 में कन्वर्ट कर दोगे तब आप 0.1% में आ जाओगे। आधी वीडियो देखी थी मैंने 0.1% वाली। तो इसमें इतना यार, कुछ गलत से बोला हो तो वो बता देना कमेंट सेक्शन में, कुछ सही बोला उसको और इंप्रूव किया सकता हो वो भी बता देना कमेंट सेक्शन में, और नेक्स्ट वीडियो आइडियाज़ क्या हो सकते हैं वो बता सकते हो। पेयर प्रोग्रामिंग के लिए दोस्तों को ढूंढ सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो ये सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। रिवाइज कर लेते हैं कि हमें लॉजिक क्यों नहीं बना पाते, क्योंकि हमने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं किए हैं, क्योंकि हमने रिवीजन नहीं की है, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट पे पकड़ नहीं बनाई है, क्योंकि हमने बीच में स्किप कर दिया मीडियम वाला पार्ट, इजी सीधा हार्ड चले गए हैं। तो ये गलतियां हम कर रहे हैं, इसलिए हम लॉजिक नहीं बना पा रहे हैं। लॉजिक क्यों नहीं बना पा रहे हैं, हमने उस लेवल की प्रैक्टिस नहीं की है। आप 2 क्वेश्चन करके बोलो कि मेरे से आगे के सारे क्वेश्चन लॉजिक बन जाए, नहीं हो सकता, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इन सारे पॉइंट पे फोकस करना है, 11 के 11 पॉइंट फोकस करो, जो आपको लगता हो कि आपके लिए यूजफुल है वो उठा सकते हो इसमें से, और तगड़े कोडर बन सकते हो। मैं ये नहीं चाहता कि आपका 7-8 लाख पैकेज लगे, मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपने जॉब को टारगेट किया है, अगर आप चाहते हो कि सॉफ्टवेयर फील्ड में आना है, तो 7-8 में नहीं जाऊँगा भाई, एटलीस्ट 50 चाहिए, और अगर मैं इंटरनेशनल जाऊँगा तो करोड़ से ऊपर लूँगा। ये माइंडसेट चाहिए अगर आपने जॉब को टारगेट किया है तो। इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए